हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट हुआ था एजुकेशन का क्राउन रूल के अंडर इंडिया में। ओके, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई थी इंडिया की अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे हम बात करेंगे क्राउन रूल के अंडर जो डेवलपमेंट हुई थी एजुकेशन की इंडिया में। क्या आपको पता ही होगा कि 1857 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उसके बाद कुछ चेंजेस हुए थे, उनमें से एक मेजर चेंज था कि जो रूल था जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था अब वो क्राउन के अंडर आ गया था। तो यहाँ भी क्या है, जो 1857 के बाद एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी कमीशन बनी है वो हम कंसिडर कर रहे हैं क्राउन रूल के अंडर। जो और 1857 से पहले कुछ हुआ है वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो है हमने बात की थी मैकॉले माइन्यूट की, मैकॉले माइन्यूट और वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। सो अब हम बात करेंगे क्राउन रूल के अंडर जो डेवलपमेंट हुई है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हंटर एजुकेशन कमीशन की। हंटर एजुकेशन कमीशन ये आया था 1882 में। और किसके अंडर ये बना था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के अंडर। ओके, उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा हंटर एजुकेशन कमीशन। और इसको किस लिए बनाया गया था? इसका मेन पर्पस था ये चेक करना कि हमने क्या क्या अचीवमेंट किया है वुड डिस्पैच ऑफ 1854 के अंडर। ओके, और जो हंटर एजुकेशन कमीशन है उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी वो हम देख लेते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो इम्पोर्टेंस है, इम्फेसाइज करने की ज़रूरत है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। और ये रोल जो है किसका होना चाहिए? स्टेट का होना चाहिए। स्टेट का रोल होना चाहिए एक्सपेंशन में और इम्प्रूवमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की। ओके, सेकेंडली इन्होंने बात की कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नेक्युलर लैंग्वेज में प्रोवाइड की जानी चाहिए। मीन्स जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें जो है प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बात की कि जो कंट्रोल है प्राइमरी एजुकेशन का वो ट्रांसफर कर देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को। और नेक्स्ट इन्होंने बात की कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये दो तरीके से डिवाइड की जानी चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए कि लिटरेरी हो यूनिवर्सिटी लेवल तक, या फिर वोकेशनल हो कॉमर्शियल करियर के लिए। ओके, जिन्हें मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, पहले ही अपनी एजुकेशन छोड़नी है, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? वोकेशनल होता है कि जो आपको कॉमर्शियल करियर के लिए जो है तैयार करे। इसका एग्जाम्पल है प्रेजेंट टाइम में जो आईटीआईज होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। सिमिलर उस टाइम पे दिया जाता था वोकेशनल ट्रेनिंग। ये तैयार करती थी, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, या फिर आपका सिलाई का काम सीख लिया, या फिर हैंडीक्राफ्ट का काम सीख लिया। इस तरह के काम जो है सिखाए जाते थे। वोकेशनल एजुकेशन उसे बोला जाता है जो आपको जॉब रेडी करती थी। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बात की जो इनएडिक्वेट फैसिलिटी थी फीमेल एजुकेशन की, उसके ऊपर जो है इन्होंने बात की थी। ओके, सो दोबारा हम देख लेते हैं हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन 1882 में बनी थी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के अंडर बनी थी। इसका काम था कि क्या क्या अचीवमेंट हुई है वुड डिस्पैच के अंडर, और इनकी रिकमेंडेशन क्या थी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट को अपना रोल बढ़ाना होगा और इम्प्रूव करना होगा प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्नेक्युलर लैंग्वेज में प्रोवाइड की जानी चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन का कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को दे देना चाहिए। और सेकेंडरी एजुकेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एक तो हुआ लिटरेरी, लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी, एंड सेकेंड वोकेशनल फॉर कॉमर्शियल करियर। नेक्स्ट इन्होंने बात की जो इनएडिक्वेट फैसिलिटी थी फीमेल एजुकेशन को लेकर, उसके बारे में बात की गई थी हंटर एजुकेशन कमीशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था 1904 का, ये किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था? रिले कमीशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, पूछा जा सकता है कि किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, तो ये बना था रिले कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और रिले कमीशन जो है ये कब फॉर्म हुई थी? ये 1902 में फॉर्म की गई थी। इसका पर्पज था ये चेक करना कि क्या कंडीशन है, क्या प्रोस्पेक्टस है यूनिवर्सिटी का इंडिया के अंदर, और उसके बेस पे इन्हें मेजरमेंट सजेस्ट करने थे उस कंडीशन को और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए।
जो यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्किंग है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग मेजर इन्हें सजेस्ट करने थे। और रिले कमीशन की ही रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जिसे पास किया गया था 1904 में। ओके, अब हम देख लेते हैं इस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या क्या मेंशन था। इसमें जो है सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सभी की सभी यूनिवर्सिटी हैं, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, इनका जो है चार्ज किसे दे दिया गया था, गवर्नमेंट को इनका चार्ज दे दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इसके मेन प्रोविजन है, यहाँ पे बात की गई थी कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत है स्टडी और रिसर्च पे, ना कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर। और जो गवर्नमेंट है उसको विटो पावर दिया गया था, यूनिवर्सिटी की जो सेनेट की डिसीजन होती है उसके रिगार्डिंग जो पावर वेटो पावर थी वो किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। और जो एफिलिएशन रेगुलेशंस थी उनको भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उसके साथ साथ जो है अलाउंस किया गया था 5 लाख रुपीज का, 5 लाख रुपीज सेंक्शन किए गए थे कि ये हर साल दिए जाएंगे 5 साल तक के लिए, ताकि इम्प्रूव किया जा सके हायर एजुकेशन को और यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन को। ओके, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट कर दिया गया था काफी चीजें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास ही पूरा कंट्रोल आ गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज का सारा कंट्रोल किसको दे दिया गया था, गवर्नमेंट को दे दिया गया था। दूसरी बात जो है जो यूनिवर्सिटी सेनेट के डिसीजन थे उसके रिगार्डिंग भी जो वेटो पावर थी वो किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। एफिलिएशन रेगुलेशन को भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और इस चीज उस टाइम पे जो है वॉइस रॉय थे कर्जन। तो वॉइस रॉय जो थे कर्जन थे, उन्होंने जस्टिफाई किया था इस ग्रेटर कंट्रोल को यूनिवर्सिटी के ऊपर, किसके नाम पे, इन द नेम ऑफ क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, ताकि यूनिवर्सिटी की क्वालिटी और एफिशिएंसी को जो है बनाए रखा जा सके, इस नाम पे इन्होंने जस्टिफाई किया। लेकिन जो इनका एक्चुअल मोटिव था, एक्चुअल मोटिव था रिस्ट्रिक्ट करने का एजुकेशन को, वो क्या था, वो था ताकि लॉयल पीपल जो है वो बनाए जा सके टूवर्ड द गवर्नमेंट। पहले इस टाइम पे जो है काफी रेवोल्यूशनरी प्रोड्यूस कर रही थी यूनिवर्सिटी, तो इसलिए काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ताकि जो है लॉयलिटी हो टूवर्ड द गवर्नमेंट, ये इनका मेन मोटिव था। इस स्टेप को गोखले ने कहा था रेट्रोग्रेड मेजर। ओके, रेट्रोग्रेड मेजर। दोबारा हम देख लेते हैं, रेले कमीशन बनाया गया था 1902 में, किस लिए बनाया गया था, ताकि वो जो है कंडीशन और प्रोस्पेक्टस देख सके यूनिवर्सिटी का, और उसके बेस पे जो है क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं उसके बारे में ये सजेस्ट कर सके कि क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सिटी की वर्किंग में। और इनके रिकमेंडेशन पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया 1904 में। उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, वॉइस रॉय पूछे जा सकते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जब पास हुआ था उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, तो वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, आपको पता ही होगा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, और ये किसके अंडर हुआ था, लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ था। और 1904 में भी कौन थे वॉइस रॉय, लॉर्ड कर्जन थे। तो इस तरह से आप थोड़ी चीजों को रिलेट करके अगर याद करेंगे तो आप काफी सारे फैक्ट याद कर पाएंगे। और ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय हैं या गवर्नर जनरल है या उनके अंडर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बैक टू पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास हुआ था, और यहाँ पे बात की गई थी कि जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी है वो किसके अंडर आएंगे, गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। और जो यूनिवर्सिटी में है वो फोकस रहेगा स्टडी और रिसर्च पे, ना कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे। और जो यूनिवर्सिटी सेनेट के डिसीजन है उसके रिगार्डिंग भी वेटो पावर किसको दे दी गई थी, गवर्नमेंट को दे दी गई थी। और यूनिवर्सिटी की जो एफिलिएशन रेगुलेशन थी उनको भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। इस टाइम पे जो है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट लीडर थे, स्पेशली जो गोखले जी थे, उन्होंने डिमांड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे कंपलसरी कर दिया जाए ब्रिटिश इंडिया के अंडर। लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो मास एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी मना कर दिया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फ्यूचर में ऐसा किया जाएगा कि इलिटरेसी को इरेडिकेट किया जाएगा इंडिया से, बट प्रेजेंट पे उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया।
और इसके साथ साथ जो है बात की गई कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्हें उनसे पूछा गया कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की पुअरर और डिसएडवांटेजेस क्लास को। साथ ही साथ जो है प्राइवेट एफर्ट को भी इनकरेज किया गया इस डायरेक्शन में। और बात की गई कि जो सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी है इसे इम्प्रूव किया जाएगा और हर एक प्रोविंस में अपनी यूनिवर्सिटी होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ये कब बना था? ये बना था 1917 में। और किस लिए ये बनाया गया था? ओरिजिनली ये बनाया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसकी पुअर परफॉर्मेंस किस वजह से है। ये चीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई गई थी। लेकिन बाद में इन्होंने पूरी जो कंट्री की यूनिवर्सिटी है उन सबको रिव्यू किया और उसके बेस पे इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की कि अगर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है उसके लिए आपको पहले इम्प्रूव करना होगा सेकेंडरी एजुकेशन को। ये एक नेसेसरी प्री कंडीशन है। ओके, बेस अच्छा होगा तभी तो आप अच्छी फर्दर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने बात की कि पहले आपको इम्प्रूव करना होगा सेकेंडरी एजुकेशन को यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। इसके साथ साथ यहाँ पे इस टाइम पे जो है 7 न्यू यूनिवर्सिटी बनाई गई। कहाँ कहाँ ये बनी थी? ये बनी थी मैसूर में, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और ओस्मानिया में। ओके, और मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंडर एजुकेशन को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था प्रोविंसेस में। मीन्स प्रोविंसेस को ये जो है पावर दे दी गई थी कि एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो आपको संभालना है। मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या थे आपको पता ही होगा इनके बारे में। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। इसके अंडर जो है एजुकेशन शिफ्ट कर दी गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ओके, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो प्रोविंस का काम देखती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई थी। जैसे प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। उसी तरीके से उस टाइम पे जो स्टेट की जगह प्रोविंस होते थे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। और एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो किसे दे दिया गया था? ये दे दिया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। आप प्रेजेंट में मुझे बताएंगे कि एजुकेशन जो है वो किसका सब्जेक्ट है? एजुकेशन प्रेजेंट सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट का है या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है? ओके, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे एजुकेशन प्रेजेंट टाइम में किसका सब्जेक्ट है। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन जो है वो किसको दे दिया गया था? प्रोविंस को दे दिया गया था। और सैडलर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडर डायरकी। डायरकी के अंडर एजुकेशन सिस्टम कैसे रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरकी क्या होता है। डायरकी के सिंपली डायरकी का मीनिंग ही पूछा गया था यूपीएससी एग्जाम में। सो ये बेसिक टर्म्स जो होती हैं इनके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डायरकी क्या होती है। डायरकी, डाई का मतलब ही क्या है? टू। डाई मीन्स टू। यहाँ डायरकी का मतलब है दो गवर्नमेंट की पावर यहाँ पे होती है, टू गवर्नमेंट्स। ओके, रूल ऑफ टू गवर्नमेंट्स, दैट इज इस केस में जो है ये था सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ये केस कब हुआ था? ये अभी हमने जस्ट पीछे ही देखा है। ये रिफॉर्म आया था मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये आया था डायरकी सिस्टम। यहाँ पे जो है टू गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था रूल को, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और जो एजुकेशन है इसको शिफ्ट कर दिया गया था प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, ये दी गई थी सब्जेक्ट, एजुकेशन सब्जेक्ट। और इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था एजुकेशनल मैटर्स में। और जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आती थी उसको भी जो है स्टॉप कर दिया गया था। इस वजह से काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई प्रिवेंट करने में कोई भी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन एजुकेशन का। लेकिन स्टिल एजुकेशन जो है वो ग्रो हुआ
स्पेशली किसके अंडर, फिलैंथ्रोपिक एफर्ट के अंडर जो है एजुकेशन उस टाइम पे ग्रू हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्टोंग कमेटी की। हार्टोंग कमेटी जो है ये बनी थी 1929 में। और किस लिए ये बनाई गई थी, इस टाइम पे जो बहुत सारे स्कूल ओपन हो गए थे, बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो गए थे, इसकी वजह से जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है काफी डिटेरियोरेट हो गया था। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि एकदम से एक बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हुए थे, तो इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है उसकी भी जो है काफी डिटेरियोरेट हुआ था स्टैंडर्ड। सिमिलरली उस टाइम पे हुआ था कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज ओपन हुए थे, इसकी वजह से जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड काफी डिटेरियोरेट हो गया था। ओके, और जो हार्टोंग कमेटी है उसने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को लेकर, और उनकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बात की थी कि हमें जो है फोकस करना होगा प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, एम्फेसिस करना होगा प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैस्टी एक्सपेंशन किया जाए या फिर कंपल्शन किया जाए एजुकेशन में। सेकेंडली इन्होंने बात की थी कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट है सिर्फ उन्हें ही परमिट किया जाए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल अटेंड करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाए वोकेशनल कोर्सेज की तरफ। वोकेशनल कोर्सेज की हमने बात की है, वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे यही बात की गई कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उन्हें तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में परमिट किया जाए, और जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें वोकेशनल कोर्सेज की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। ओके, और जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि जो है स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके। ये सजेशन दिए थे हार्टोंग कमेटी ने। हार्टोंग कमेटी कब बनी थी, ये बनी थी 1929 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिएंट प्लान ऑफ एजुकेशन की। जो सर्जेंट प्लान है ये कब बनाया गया था, ये आया था 1944 में। और जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उन्होंने डिवाइस किया था सर्जेंट प्लान को। इसका नाम सर्जेंट प्लान क्यों रखा गया, क्योंकि सर्जेंट जो है वो एजुकेशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट के, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा सर्जेंट प्लान, जो आया था 1944 में। सर्जेंट प्लान के अंडर क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, ये यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए चिल्ड्रन के लिए 3 से 6 साल के बच्चे के लिए प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, प्री प्राइमरी। ओके, प्री प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए 3 से 6 साल के बच्चे के लिए, और फ्री यूनिवर्सल और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 11 साल के बच्चे के लिए, और हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए 11 से 17 साल के बच्चे के लिए। नेक्स्ट बात किया गया कि 3 ईयर का यूनिवर्सिटी कोर्स हो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के बाद, और यहाँ पे 2 ऑप्शन हो, एकेडमिक और टेक्निकल या फिर वोकेशनल। और एडिक्वेट टेक्निकल कॉमर्शियल आर्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंटरमीडिएट कोर्स का एबोलिशन कर देना चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग पे और फिजिकल एजुकेशन पे, उसके साथ साथ जो है फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप की जो एजुकेशन है उस पर स्ट्रेस देने की जरूरत है। ओके, ये सब सजेशन दिए गए थे किसके अंडर, सर्जिएंट प्लान के अंडर, जो आया था 1944 में। और इस प्लान का गोल क्या था, इसका गोल था अचीव करना सेम लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट जो कि एग्जिस्ट करती थी इंग्लैंड के अंदर 40 इयर्स में। और आप देख ही सकते हैं काफी बोल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ये थी, लेकिन इसके लिए जो है कोई मेथोडोलॉजी नहीं बताई गई थी कि किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काफी बोल्ड थी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, यहाँ पे फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, लेकिन मतलब ये नहीं बताया गया कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या मेथोडोलॉजी होगी इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि प्रीलिम पर्सपेक्टिव से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सो जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हंटर एजुकेशन कमीशन की। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 में बना था, किस लिए, अचीवमेंट को देखने के लिए। जो वुड डिस्पैच बना था 1854 में, उसके अचीवमेंट को एक्सेस करने के लिए ये बनी थी। एंड यहाँ पे जो है क्या रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने, रिकमेंडेशन था प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, और इसमें जो है स्टेट को अपना रोल जो है वो निभाना चाहिए।
प्राइमरी एजुकेशन वर्नैक्युलर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए और इसका कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड के पास होना चाहिए। और सेकेंडरी एजुकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, दैट इज लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी या फिर वोकेशनल फॉर कमर्शियल करियर। और यहाँ पे बात की गई थी जो इनएडिक्वेट फैसिलिटी थी फीमेल एजुकेशन के रिगार्डिंग। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिले कमीशन बना था, और रिले कमीशन की रिकमेंडेशन पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था 1904 में। इस टाइम पे वॉइस रोए थे लॉर्ड कर्जन। और जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है इसमें जो है ज़्यादा पावर गवर्नमेंट को दी गई थी। गवर्नमेंट जो है वो सभी यूनिवर्सिटी की चार्ज बना दी गई थी। वेटो पावर भी जो है वो गवर्नमेंट के पास थी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी सेनेट डिसीजन। और यहाँ पे बात की गई थी कि ज़्यादा फोकस जो है वो स्टडी और रिसर्च पे दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में रेदर देन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। गोखले ने इसको जो है रेट्रोग्रेड मेजर बोला था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन और एजुकेशन पॉलिसी 1913। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो है मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में एक ऐसी पॉलिसी लाई जाएगी जहाँ पे इलिटरेसी को इरेडिकेट किया जाएगा। और बात की गई थी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की पुअरर और डिसएडवांटेज क्लासेस को, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। प्राइवेट एफर्ट को इनकरेज किया गया था। सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। और हर एक प्रोविंस में अपनी एक यूनिवर्सिटी होगी, इसके बारे में बात की गई थी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 में। ओके, देन नेक्स्ट आया था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ये बनी थी 1917 से 1919 के बीच में ये कमेटी बनी थी। और इसका किस लिए बनाया गया था? ओरिजिनली इसे बनाया गया था जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पुअर परफॉर्मेंस थी उसके रिगार्डिंग। लेकिन ये जो है इसने रिव्यू किया था सभी यूनिवर्सिटीज को, कंट्री की सभी यूनिवर्सिटी को इन्होंने रिव्यू किया था। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि ज़रूरत है, अगर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए प्री कंडीशन है कि आपको इम्प्रूव करना होगा सेकेंडरी एजुकेशन का। और इस टाइम पे 7 नई यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश हुई थी। ये हुई थी मैसूर में, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और ओस्मानिया में। और मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आया था, आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है डायरकी सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था। डायरकी में क्या हुआ था, एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सब्जेक्ट दे दिया गया था। और इसी के चलते जो सैडलर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी गई थी। डायरकी आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पे दो गवर्नमेंट का रूल होता है उसे डायरकी बोलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रूल था। ये आया था मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंडर। और यहाँ पे जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्री को जो है दे दिया गया था। और इसके चलते जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट आती थी वो आना बंद हो गई थी। तो काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी यहाँ पे आई थी। हार्टोंग कमेटी की बात करें, हार्टोंग कमेटी जो है ये 1929 में बनी थी। और ये किस लिए बनाई गई थी? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे स्कूल और कॉलेज ओपन हुए थे जिसकी वजह से एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी डिट्रॉइट हो गया था। इसी के रिगार्डिंग हार्टोंग कमेटी बनाई गई थी। सो हार्टोंग कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया था? इन्होंने सबसे पहले बात की थी कि प्राइमरी एजुकेशन पे इम्फेसिस देने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैस्टी एक्सपेंशन हो या फिर कंपल्शन हो एजुकेशन में। सेकेंडली इन्होंने बात की थी कि सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल अटेंड करने के लिए परमिट किया जाए। और जो एवरेज स्टूडेंट है उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाए वोकेशनल कोर्सेज में आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। और यूनिवर्सिटी एडमिशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि इम्प्रूव किया जाए स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जियन प्लान ऑफ एजुकेशन की। जो सर्जियन प्लान था ये 1944 में आया था। और काफ़ी बोल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी ये, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो है वो यहाँ पे बात नहीं की गई थी। अब बोल्ड क्यों थी? क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी, फ्री और यूनिवर्सल कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है सर्जियन प्लान कब आया था, 1944 में ये आया था। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।